नमस्कार मित्रों, आज हम लोग आगे बात करेंगे राजनीति विज्ञान के बारे में और उसमें हम देखेंगे कि परंपरागत दृष्टिकोण हम लोगों ने देखा, आज देखेंगे आधुनिक दृष्टिकोण या आधुनिक परिप्रेक्ष्य। आधुनिक दृष्टिकोण, राजनीतिक सिद्धांत का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। परंपरागत दृष्टिकोण को वापिस से थोड़ा सा 2 मिनट में बताऊं, जिससे कि हम उसको तुलना कर सकेंगे और समझ सकेंगे आधुनिक दृष्टिकोण को। परंपरागत दृष्टिकोण मैंने बताया था आपको, आरंभ से लेकर अब तक, कब तक, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक परंपरागत दृष्टिकोण प्रभावी रहा है और इसके ऐतिहासिक रूप से इस 2000-2500 वर्षों के समय को ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी का समय। अब ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी या परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत 2500 वर्ष के समय को माना जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध के लगभग आते आते हम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत या आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण कुछ कह सकते हैं उसको, या संदर्भ कह सकते हैं हम, वो हम मानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आरंभ होता है, उसके लगभग आरंभ होता है। इसकी कोई समय कब से आरंभ हुआ ये बहुत मुश्किल है बताना, किसी को भी बताना मुश्किल होता है कि कब से कौन सा समय आरंभ होता है, लेकिन सामान्यतः ये माना जाता है कि जो अगर हम फॉर्मलाइज करें कि अगर हमको समय चाहिए तो इसके बाद का एक टॉपिक और है व्यवहारवाद, वो और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत लगभग समानार्थी हो जाते हैं कुछ हद तक, क्योंकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का एक बहुत बड़ा हिस्सा व्यवहारवाद है, या दूसरे अर्थों में हम कहें कि व्यवहारवाद के आने से आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत आरंभ होता है। तो अगर हम समय की बात करें, मान लीजिए तो हम कह सकते हैं 1925 से ये समय है आधुनिक दृष्टिकोण का। सब लोग इस पर सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि 1925 में चार्ल्स मैरियम जो शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे पॉलिटिकल साइंस के, उन्होंने एक पुस्तक लिखी न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और उन्होंने अपने जो उसके सहयोगी थे सारे डिपार्टमेंट के, उन सहयोगियों को बुलाकर कहा कि हमको नए तरीके से राजनीति का अध्ययन करना चाहिए। और पुराने तरीके से जो परंपरागत रूप से राजनीति का अध्ययन हो रहा है उसका समय समाप्त हो गया है और नए तरीके से हमें प्रयास करने चाहिए। उस समय तक चार्ल्स मैरियम को ये तो पता था कि नए तरीके से हमें काम करना है, लेकिन कैसे करना है ये मालूम नहीं था। देखिए, जो विवाद है कि ये कब से आरंभ होता है, उसका कारण ये है, जैसे मैं हूँ, मैंने तो माना कि जब से परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की सीमाएं इंगित होने लगी कि ये सीमाएं हैं, अब इसमें हम राजनीतिक अध्ययन नहीं कर सकते, तब से हम मान सकते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण आरंभ हो गया। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, इससे आरंभ नहीं हुआ, ये तो नेगेटिव हुआ, नकारात्मक हुआ। आपने जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है सिर्फ उसको बताया, नया कैसे, नए की क्या अवधारणाएं हैं, नए की क्या विशेषताएं हैं, वो कहाँ आई अभी तक। वो आती है 1950 के लगभग, 1950 के बाद, जब सकारात्मक रूप से आधुनिक दृष्टिकोण की बात की जाती है। यानी 1950 के बाद में जो राजनीतिक वैज्ञानिक थे, राजनीतिक सिद्धांतकर्ता थे, वो सकारात्मक रूप से बताने लगे कि आधुनिक दृष्टिकोण क्या होता है, इसकी ये विशेषताएं हैं, इससे ये लाभ है, पुराने की क्या सीमाएं हैं। तो इसका जो पीक पीरियड है जिसे हम कह सकते हैं, वो 1950 से 1965 ये है पीक पीरियड। उसको भी अगर हम पिन पॉइंट करना चाहें तो आप देखेंगे कि 1953 में ईस्टर्न की पुस्तक आई थी, राजनीतिक व्यवस्था।
इससे पहले लेख आ रहे थे, लोग बता रहे थे, लेकिन 1953 में राजनीतिक व्यवस्था ईस्टर्न की आई, उससे माना गया, अगर आप देखें, ये व्यवहारवाद आरंभ हुआ और ये आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत आरंभ हुआ। तो 3 बातें बता दी मैंने। 1925 चार्ल्स मेरियम ने सबसे पहले परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को छोड़कर नए तरीके से राजनीति के अध्ययन करने पर बल दिया और अपने सहयोगों को बुलाकर कहा कि इस पर रिसर्च करो, इस पर बात करो और काम करना शुरू करो। उसमें डेविड ईस्टन भी एक शामिल था, हैरोल्ड लासवेल भी शामिल थे, जिन्होंने 1936 में लासवेल 1936 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी, पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। तो ये हम कह सकते हैं आधुनिक दृष्टिकोण आरंभ कब होता है, कौन सा समय माने, ये आपके ऊपर है। ये मैंने एक साधारण सा चित्र आपके सामने किया है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत कब आरंभ होता है। लेकिन देखिए, कोई भी नया दृष्टिकोण आरंभ होता है वो एक दिन में आरंभ नहीं होता, एक साल में आरंभ नहीं होता, के पीछे उसकी पृष्ठभूमि होती है कि ऐसा क्या होने लगा। इसकी पृष्ठभूमि कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को छोड़कर नया बनाना है, इसकी पृष्ठभूमि शुरू हो जाती है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी के आरंभ में। 2 मुख्य बातें इसमें आती है जो इसकी पृष्ठभूमि के अंतर्गत है। पहली बात, हालांकि दोनों जुड़ी हुई हैं बातें, सब जुड़ी हुई होती है, वो है कि पहला, राजनीति का केंद्र राज्य से बाहर होने लगा। कब से? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। नाइन 1850 के बाद में मोटा मोटे रूप में, यानी राजनीति की जो परिभाषा 2500 वर्ष से मानी जा रही थी, उस परिभाषा में परिवर्तन करने की आवश्यकता आने लगी। राजनीति की परिभाषा क्या मानी जा रही थी कि राजनीति राज्य से आरंभ होती है और राज्य पर समाप्त होती है। 1950 के बाद में कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए, ऐसे विकास हुए समाज में, जिन्होंने राजनीति वैज्ञानिकों को ये सोचने के लिए मजबूर किया कि राजनीति जो है वह राज्य से आरंभ होकर राज्य पर समाप्त तो होती होगी, लेकिन उसका निर्णय राज्य से बाहर होता है। यानी राजनीति क्या होगी, उन्होंने माना कि राजनीति वो है जो राज्य में होती है, लेकिन राज्य में राजनीति कैसे होगी, इसका निर्णय और प्रक्रिया राज्य से बाहर होने लगी है। इसलिए राज्य की परिभाषा हमें परिवर्तित करनी पड़ेगी। राज्य को राजनीति की परिभाषा हमें परिवर्तित करनी पड़ेगी। क्या परिवर्तन आए थे इस समय? पहला परिवर्तन था वो है, इसको परिवर्तन से पहले हम देखें कि राजनीति जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक आते आते हो गई थी, वो क्या हो गई थी? मूल रूप से वो हो गई थी प्रजातांत्रिक। अठारहवीं शताब्दी तक प्रजातंत्र मजबूत नहीं था। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, उसके बाद पहली बार प्रजातंत्र की बात की जाने लगी, लेकिन फिर नेपोलियन आ जाता है फ्रांस में 1815 तक, तो फिर वही वापस से राजशाही आ जाती है। तो 19वीं शताब्दी में प्रजातंत्र और राजशाही के मध्य में ये युद्ध चल रहा है और धीरे धीरे प्रजातंत्र मजबूत होता जा रहा है। अमेरिका में चुनाव होने लग गए समय से, इंग्लैंड में चुनाव होने लग गए समय से, और इंग्लैंड की जो शासन है वो प्रधानमंत्री और संसद के पास आ गया पूर्ण रूप से 19वीं शताब्दी में। और अमेरिका में प्रजातंत्र के फैलने से धीरे धीरे पूरे अमेरिका में, पहले तो हम जानते हैं कि 2 देश अलग अलग 2 भाग में बटा हुआ था अमेरिका, दास प्रथा को मानने वाले और नहीं मानने वाले। उसका विरोध
कौन करता है? अब्राहम लिंकन करता है, और उससे वो पूरा देश एक जैसा हो गया और एक जैसे चुनाव होने लगे। हालांकि कुछ कमियां रही, तो निग्रो को वोट देने का अधिकार वगैरह नहीं था, वो बाद में आया, लेकिन फिर भी मोटे रूप में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक आते आते प्रजातांत्रिक राजनीति स्थापित हो चुकी थी विकसित देशों में। प्रजातांत्रिक का मतलब क्या हुआ कि इसका अर्थ यह हुआ कि इस प्रजातांत्रिक राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है चुनाव। प्रजातंत्र कैसे मालूम पड़ता है कहीं पर प्रजातंत्र है या नहीं? वो है कि चुनाव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और भी बहुत से क्राइटेरिया है, लेकिन सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या है कि समय पर चुनाव होते हैं या नहीं होते। अब चुनाव में सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, धांधली हो रही है वगैरह, वो इश्यूज चलते रहते हैं, वो अलग है। चुनाव में लोग वोट कैसे दे रहे हैं, प्रलोभन से दे रहे हैं, डराने से दे रहे हैं, वो अलग है, लेकिन चुनाव हो तो रहे हैं। आज आप देखेंगे कि जो डिक्टेटोरियल स्टेट्स हैं, यहाँ पर हम प्रजातंत्र नहीं मानते, जैसे नॉर्थ कोरिया है, लेकिन वहाँ भी चुनाव होते हैं। चीन है, वहाँ भी चुनाव होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को डेमोक्रेटिक बताना चाहते हैं। आज तो डेमोक्रेटिक बताना बहुत आवश्यक है किसी भी स्टेट को, किसी भी शासक को। तो चुनाव जब हो रहे हैं, इसमें प्रजातांत्रिक राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है चुनाव होना। अब चुनाव में वोट, चुनाव होने लगे और चुनाव के लिए क्या सामने आए? राजनीतिक दल। चुनाव कैसे होंगे? व्यक्तियों के बीच में नहीं होंगे, ग्रुप बन गए, धीरे धीरे वो कंसोलिडेट हो गए और राजनीतिक दलों का निर्माण नीति पे आधारित हुआ। दो मोटे मोटे राजनीतिक दल होते हैं, आज भी दुनिया में वैसे ही हैं, दो नाम बदल जाते हैं, लेकिन दो मोटी मोटी विचारधारा है, मानो आप, जिसके आधार पर लोग संगठित होते हैं राजनीतिक रूप। तो राजनीतिक दल बने। राजनीतिक दल में क्या था? एक तो था वो जो मानता था कि केंद्र मजबूत हो, ये मानता था कि नहीं, जो राज्य हैं वो मजबूत हो। राज्य का मतलब जो पूरा, अगर इंडिया एक स्टेट है, उसमें जितने स्टेट्स हैं, तो यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इसको अगर दूसरी तरफ से कहें, एक तो मानता था पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए जहां तक हो सके, इससे शासन चल पाएगा। एक मानते हैं कि नहीं, पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। अगर डिसेंट्रलाइज नहीं होगी, विकेंद्रीकृत नहीं होगी, तो सबको हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी, तो प्रजातंत्र का कोई अर्थ नहीं। तो दो विचारधाराएं। दूसरी विचारधारा यह है कि राज्य का काम क्या है। ये जो मानते हैं केंद्र मजबूत हो, ये मानते हैं कि राज्य का काम क्या है? केवल कानून व्यवस्था। ये मोटा मोटा काम इनका है, आंतरिक रूप से कानून व्यवस्था और बाह्य रूप से कानून व्यवस्था। ये मानते हैं कि व्यक्ति अपना विकास स्वयं करता है, राज्य को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। हमारा काम ये है कि हम कानून व्यवस्था को बनाए रखें, फिर लोग अपने आप विकास करेंगे। ये मोटा मोटा सोच है। ये मानते हैं कि नहीं, लोक कल्याण। लोक कल्याण का अर्थ क्या है? कि राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जनता का भला करे। अगर राज्य नहीं है, जनता का भला नहीं कर पा रहे हैं, तो राज्य की कोई महत्व नहीं है। तो ये दो मोटे मोटे तरीके हो गए सोचने के। आप समझे, दुनिया में राजनीति के क्षेत्र में दो तरह के समूह धीरे धीरे बनते जाते हैं, आज भी हैं वो। एक समूह ये मानता है कि केंद्र जो है वो मजबूत होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, लेकिन वो शक्तिशाली पूर्ण रूप से होना चाहिए, लेकिन उसका स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज कम होनी चाहिए। ये काम बिल्कुल कम होना चाहिए, लेकिन उन कम कामों में वो पूर्ण रूप से शक्तिशाली हो। जैसे पुलिस मजबूत होनी चाहिए, मिलिट्री मजबूत होनी चाहिए, कानून मजबूत होने चाहिए, जुडिशरी मजबूत होनी चाहिए, इस पर वो पूर्ण रूप से कंट्रोल हो। दूसरे मानते हैं कि नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र का मतलब ये है कि प्रजा का तंत्र हो। तो प्रजा कब आएगी तंत्र में? जब प्रजा के पास शक्ति आएगी, तो शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और जो बेचारे गरीब हैं, किसी वजह से जो पिछड़े हुए हैं, उनका कल्याण करने की का उत्तरदायित्व भी राज्य पर है। तो राज्य के कार्य बहुमुखी होने चाहिए, बहुत से होने चाहिए।
ये दो विचारधाराएं हुई। इनको कहा जाता है राइटिस्ट, इनको कहा जाता है लेफ्टिस्ट आज के संदर्भ में। ये वामपंथी है, ये दक्षिणपंथी है, मोटे मोटे, और भी बहुत से अंतर होते हैं लेकिन वो नहीं जा रहा मैं। तो ये राजनीतिक दल 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामने आने लगे मजबूत रूप से। तो इंग्लैंड में तो इन्हें कहा गया, क्या कहा गया, ये तो थे लिबरल, और ये थे टोरी या कंजर्वेटिव। ये दो पार्टियां बन के सामने आई। बाद में 20वीं शताब्दी में ये लिबरल लिबर में कन्वर्ट हो गए। आज लिबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी है। अमेरिका में इसे कहा गया डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। ये दो पार्टियां आई, ठीक है। मोटे मोटे इनमें अंतर ही है। भारत में क्या गया, ये है कांग्रेस और ये है बीजेपी। तो ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब चुनाव स्थापित हो गए, हर 5 साल में 4 साल में होने, प्रजातंत्र स्थापित हो गया, तो चुनाव में हिस्सा लेने के लिए राजनीतिक दल भी स्थापित हो गए। अब राजनीतिक दल जो होते हैं वो संविधान का हिस्सा नहीं होते, वो संविधान का हिस्सा नहीं होते हैं ना। लेकिन ये मालूम पड़ने लगा कि जो राजनीतिक दल जीतेगा वही शासन करेगा, और उसकी नीतियां क्या होगी ये राजनीतिक दल के आंतरिक जो संगठन है उसमें पहले से तय होगी, और वो वोट भी उसी आधार पर मांगेगी। ये जब चुनाव में जाएंगे तो ये कहेंगे कि हम एक नई योजना लाएंगे जो लोक कल्याणकारी योजना होगी। ये चुनाव में जाएंगे तो ये कहेंगे नहीं, हम अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे, हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। हम जैसे आज के संदर्भ बात करें, उस समय तो नहीं थी इतना समस्या, आज समस्या है। जो अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं तो कहेंगे आवर्जन को, ये कहेंगे हम आवर्जन को नहीं आने देंगे, रोकेंगे, इससे सब डिस्टर्ब हो रहा है। ये कहेंगे नहीं, हम सही नीति बनाएंगे लेकिन आवर्जन होता रहना चाहिए, इमिग्रेशन होना चाहिए। ये कहेंगे नहीं, हम तो तार लगा देंगे अमेरिका में, वो कह रहा है मैक्सिको के, आने नहीं देंगे, क्योंकि हम सुरक्षा चाहते हैं हमारे नागरिकों की। डेवलपमेंट तो अपने आप कर लेंगे वो, लेकिन सुरक्षा तो प्रदान करो। ये कह रहे हैं डेवलपमेंट की जिम्मेदारी हमारी है, जो कानून का पालन करेगा उसकी डेवलपमेंट की जिम्मेदारी हमारी है। वो हमारे कानून का पालन कर रहा है, हम भी उसकी रक्षा करेंगे। जो कानून को पालन नहीं करेगा, वो चाहे हमारा सिटीजन हो चाहे बाहर का व्यक्ति हो, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो राजनीतिक दल जब चुनाव में जाते हैं तो वो अपनी नीति लेकर जाते थे। अब वो नीति चुनाव जीतने के लिए लोग कन्विंस्ड हो कि इसकी नीति सही है, वोट क्यों देंगे? नहीं तो चुनाव में आप कहने गए मैं ऐसा करूंगा, वो कह रहा मैं ऐसा करूंगा, ए करूंगा, कोई कह रहा ए करूंगा और दूसरा कह रहा मैं बी करूंगा। ये तो हुआ चुनाव में। तब लोगों को मालूम कैसे, लोग डिसाइड कैसे करें कि ए सही है बी सही है? तब क्या आता है सामने? दो चीजें आती है। एक तो आता है मीडिया और उससे होता है पब्लिक ओपिनियन। राजनीतिक दल चुनाव से पहले मीडिया का उपयोग करते हैं। आज देख रहे हो, आज तो बहुत सोशल मीडिया आ गया। उस समय की जब मैं बात कर रहा हूँ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की, उस समय में अखबार आने शुरू हो गए थे और अखबार मिलते थे। तो अखबारों में अपनी खबरें डलवाना, अखबारों में अपने समर्थन में लेख लिखवाना, अखबारों में बहस आरंभ करना, अखबारों में चुनाव से पहले लोगों से बातचीत करना, अखबारों के आधार पर कहवे घर बन गए थे। जो आजकल याद किया है ना, हमारे यहाँ चाय क्लब बनते जा रहे हैं। तो ये 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था फ्रांस में। सबसे पहले कहवा घर कहते हैं, कॉफ़ी हाउसेस का अर्थ ये था कि जो मजदूर जाते थे फैक्ट्री में, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ उसके बाद घर जाने से पहले थकान मिटाने के लिए एक जगह बैठते थे, कॉफ़ी पी के जाएंगे, वो गप्पे लगाते थे। वो धीरे धीरे एक कल्चर डेवलप हो गई। फिर बड़े बड़े लोग जाने लगे। पहले तो मजदूर जाते थे बेचारे, थके आ रहे, घर जाने से पहले थोड़ा बातचीत कर लें, आज क्या हुआ, तेरे वहाँ पे क्या हुआ, मेरे यहाँ क्या हुआ। फिर धीरे धीरे लोगों को लगा यार ये तो अच्छी जगह है बैठने की, तो अच्छे अच्छे घर बनने लगे। फिर वहाँ पे राजनीतिक बहसें होने लगी। 19वीं शताब्दी का आते आते कहवा घर जो है वो सेंटर ऑफ पॉलिटिकल डिस्कशन बन गए। तो वहाँ पर इन्फ्लुएंस करना लोगों को बातचीत करते हुए,
कि आज भाई ये अखबार में आया कि आज तो ये राजनीतिक दल ये कह रहा है, कुछ तो उसके पक्ष में होते, कुछ उसके विपक्ष में होते, फिर वहाँ बहस करते, फिर वो घर पर जाके कहते, यार होता तो क्या होता, पब्लिक ओपिनियन बनती। तो मीडिया मतलब था अखबार उस समय का, ठीक है। और दूसरा था पब्लिक ओपिनियन। तो लगा कि राजनीतिक क्या होगी, क्या राजनीति क्या होने का अर्थ है राज्य क्या काम करेगा इस चुनाव के बाद में, ये इस बात से तय होगा कि कौन सा राजनीतिक दल जीत के आ रहा है। और कौन सा राजनीतिक दल जीत के आएगा ये इस बात पर तय होगा कि राजनीतिक दल के अंदर क्या षड्यंत्र चल रहा है, आपस में भी झगड़ते हैं वो, नेता कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो उनमें क्या बहस हो रही है, वो क्या नीति बना रहे हैं, कौन सा व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता जा रहा है, पब्लिक ओपिनियन उनके बारे में क्या होती जा रही है, लोग क्या सोच रहे हैं कि इनमें से। वो ये भी करते थे जो कन्वेंशन, जैसे आज अमेरिका में तब भी ट्रेडिशन है, भारत में भी ये बात कही जाती है, लेकिन भारत तो चूंकि सामंतवादी देश है इसलिए पता नहीं अभी तक। अमेरिका में होता है ना कन्वेंशन होता है पार्टी का, उसमें इलेक्शन में वोट पड़ते हैं, उसमें जो जीतता है उसको बनाते हैं अपना प्रतिनिधि। वोटिंग शुरू से हर जगह पर वोटिंग होती है, ऐसे नहीं कि आप मर्जी से बन के आ गए, आप हर स्तर पर आपको समर्थन हो मिलना चाहिए तभी तो जिताएंगे, वो काम कैसे करेंगे। तो पब्लिक ओपिनियन क्या है और राजनीतिक दल क्या काम कर रहे हैं, ये दो बातें 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महत्वपूर्ण बनने लगी। अर्थ ये निकला कि राजनीति में इनका महत्व बढ़ने लगा। तो ये कहने लगे कि राजनीति राज्य के संस्थागत दार्शनिक और मूल्य पर आधारित संगठन ही नहीं है, राजनीति से बाहर है, राजनीतिक दलों का अध्ययन भी करना पड़ेगा और व्यक्ति व्यवहार कैसे करता है चुनाव में और दूसरी जगह उसका अध्ययन भी करना पड़ेगा। इस सब का नतीजा क्या हुआ, जब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजनीति राज्य से बाहर आने लगी, व्यक्ति पर आधारित होने लगी, तब दो किताबें आती है, ग्राहम वालास, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। विद्यार्थी है डेविड बेंटले, आर्थर बेंटले। प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ये दोनों हम कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के पूर्ववर्ती टेक्स्ट हैं, ये इसमें शामिल नहीं होते, लेकिन ये इन्होंने इंडिकेट किया क्या कि मनुष्य की प्रकृति क्या है, राजनीति की, इसका अध्ययन करना है, केवल राज्य का अध्ययन नहीं करना है, राजनीति समझ में नहीं आएगी। सरकार कैसे बनती, उसका प्रोसेस क्या है, कब से चुनाव से लेकर राजनीतिक दल में नेताओं के चुनने से लेकर सरकार तक क्या है, वो पूरा अध्ययन करना है, तब राजनीति समझ में आएगी। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का बीज ये पढ़ने लगा, ठीक है। आरंभ होती है 1925 के बाद में, ठीक है। तो ये पहला था आधार आधुनिक राजनीतिक बनने का, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत बनने का। दूसरी बात सामने आई, वो आई थी व्यवस्था। ये दोनों बातें हम जब व्यवहारवाद करेंगे तब भी काम आएगी। व्यवस्था सिद्धांत क्या था कि बायोलॉजी में 1920 के दशक में ये विचार सामने आने लगे, जब मनुष्य के शरीर का अध्ययन किया जाने लगा तब ये विचार एमर्ज हुआ कि मनुष्य के शरीर के जो डिफरेंट अंग हैं, बहुत सारे अंग हैं हमारे, वो सब मिलकर एक व्यवस्था को बनाते हैं, ठीक है। यानी ये अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग काम करते हैं, लेकिन ये सब जुड़े हुए हैं किसी न किसी जगह से। आपके टांग में लगेगी तो वो दर्द तब होगा जब मस्तिष्क उसको रिकॉग्नाइज करेगा, या वहाँ से अगर यहाँ से खून ऊपर नहीं जा रहा तो हार्ट अटैक हो जाएगा वगैरह वगैरह, तो जानते हैं। तो 1920s में पहली बार बायोलॉजी में ये सिद्धांत विकसित होने लगा,
बॉडी इज ए सिस्टम, ह्यूमन बॉडी इज ए सिस्टम, विच मीन्स जो 3 विशेषताएं बाद में डेविड ईस्टन बताता है व्यवस्था की, वो इसी से शुरू। क्या क्या व्यवस्था थी? पहली बात तो ये कि इनमें बाउंड्रीज होती है। एक व्यवस्था है, उसकी सीमाएं होती है। ये हाथ इधर है, यहाँ हाथ खत्म होगा, टांग वहाँ से शुरू होगी, ये अलग अलग होगी, सीमाएं होगी ना। फ्लेक्सिबल होती है लेकिन सीमाएं होती है। कहाँ पर एग्जैक्टली शुरू होगा ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन सीमाएं हैं बड़ी बड़ी मोटे रूप में। ये इंटरडिपेंडेंस होती है, एक दूसरे पर आधारित होती है, एक दूसरे पर से जुड़ी हुई होती है। इनकी बाउंड्रीज होती है, इंडिपेंडेंस होती है, और इनका एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, इसको बाद में जाकर ईस्टन ने जैसे कहा था कि इनपुट और आउटपुट, हर सिस्टम में आगम निर्गत, इनपुट और आउटपुट। ये सिस्टम है, मान लीजिए इसमें यहां से कुछ एंटर होगा और यहां से कुछ बाहर निकलेगा। हर सिस्टम का तरीका है। मनुष्य का शरीर भी ऐसा ही है। अगर यह एंट्री गड़बड़ होगी तो बाहर भी गड़बड़ आ जाएगी। एंट्री सही है लेकिन अंदर जो प्रोसेस है या प्रोसेसिंग होगी वो गड़बड़ है तो भी बाहर गड़बड़ हो जाएगा। एंट्री भी सही होनी चाहिए और अंदर प्रोसेस भी सही होना चाहिए, तब बाहर सही आएगा। ये बात कहाँ से आई थी? बायोलॉजी में। इसको सोशियोलॉजिस्ट जो थे, समाजशास्त्री, उन्होंने इसको पकड़ा और उन्होंने कहा कि ये तो समाज पे भी लागू होती है। सोसाइटी इटसेल्फ इज ए सिस्टम। समाज क्या है? समाज भी एक सिस्टम ही है। तो उन्होंने इस भाषा को यूज करने लगे, सिस्टम है ये। तो सिस्टम है, इसमें कौन यूज करने लगे? एक है पार्टन, क्या है नाम उसका, पार्सन। पार्सन सबसे बड़ा था, इसने इसको यूज किया। और भी बताऊँ, मैं थोड़ा डिटेल में इसको आपको जब व्यवहारवाद करेंगे तब बताऊंगा। अभी समझना यह है कि दूसरी डेवलपमेंट जो हो रहा था, एक डेवलपमेंट तो हो रहा था पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर। ये राजनीति राज्य से बाहर आती जा रही है, उसकी महत्वपूर्ण हिस्सा। दूसरा हो रहा था कि अध्ययन कैसे किया जाए, उसमें भी विकास, कि राजनीतिक अध्ययन कैसे किया जाए। पहले अध्ययन कैसे कर रहे थे? फिलोसॉफिकल, इंस्टीट्यूशनल या लीगल, सिर्फ और राज्य तक ही सीमित थे। अब कहा कि नहीं, अध्ययन करना पड़ेगा व्यवस्था सिद्धांत के आधार पर। सो पॉलिटिक्स ऑपरेट्स इन ए सिस्टम। राजनीति एक व्यवस्था के अंतर्गत काम करती है, ऐसा नहीं करती। इसलिए राजनीति में क्या होगा ये केवल राजनीति से तय नहीं होगा, ये जो समाज के बहुत से हिस्से हैं उन सबसे मिलकर तय होगा। इंटरडिसिप्लिनरी, नई भाषा में अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन होना चाहिए। ये किससे आया? बायोलॉजी से। यानी सर में दर्द हो रहा है तो सर में दर्द होने पर भी आपको वो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास आज हम जानते हैं, पहले तो वो देख लेता, ठीक है दवाई ले लो, फिर क्या दर्द ठीक नहीं हो रहा तो यार फिर तो एक्सरे कराना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, कहीं वो नहीं हो रहा। मतलब क्या है कि शरीर में कहीं पे कुछ हो, वो किसी न किसी दूसरी चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो आपको सही प्रकार से समझने के लिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेनी। तो दूसरी बात, ये व्यवस्था सिद्धांत है, एमर्ज हुआ, ये सामने आया समाज विज्ञान में, कि अगर आपको समाज के किसी भी प्रक्रिया का अध्ययन करना है तो आपको इंटरडिसिप्लिनरी होना, अनुशासनात्मक होना पड़ेगा, तब समाज इसका सही ढंग से अध्ययन कर। ये 2 मोटे मोटे कारण थे जिससे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत आए। तो हम चलते हैं कि इसमें एक मिनट।
को लगाने अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है, ये तो हो गया आधुनिक दृष्टिकोण कैसे आया, क्यों आया, कब आया। अब है इसकी विशेषताएं। पहली विशेषता है यथार्थवाद। उसमें हमने किया था परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में क्या था, आदर्शवाद। यह है यथार्थवाद। तो क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अब ये महसूस किया जाने लगा कि राजनीति चूंकि एक मानवीय गतिविधि है और समाज के हर पहलू को प्रभावित करती है, इसलिए राजनीति का अध्ययन यथार्थ के स्तर पर किया जाना चाहिए। यथार्थ में राजनीति क्या है, तो ये आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है वो यथार्थ की राजनीति का अध्ययन करता है। अब आप देखिए, ये एक विशेषता वो है कि आज आप कोई रिसर्च देखें, साहब ये शोध हो रही है राजनीति में, तो क्या वो यथार्थ की हो रही है, तो कहें क्या कहेंगे हम, आधुनिक राजनीतिक PhD हो रही है, अधिकतर 90% वो होती है यथार्थ पर। क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। साहब राजस्थान में महिलाओं का आरक्षण के ऊपर एक PhD हो गई, या महिलाओं पंचायती राज में महिलाओं का योगदान, तो कैसे करते हैं, फलाना कोई जिला ले लिया, उस जिले के जो सरपंच हैं या दूसरे जो अधिकारी हैं, डेटा कलेक्ट किया और एक नतीजा निकाल के कहा भाई यहाँ पर जो प्रावधान है उसके अनुसार कैसे काम हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। जैसे हज़ारों PhD हो रही है रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज पे वगैरह, वो सब क्या है, यथार्थ का है। तो पहली विशेषता इसकी ये है कि यह यथार्थवादी होता है। दूसरा ये है कि ये अध्ययन कैसे होता है, ये होता है वस्तुनिष्ठ, या जिसे हम कहते हैं वैज्ञानिक। यह वस्तुनिष्ठ या वैज्ञानिक है, यथार्थ में होता है, और यथार्थ का अध्ययन वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जाता है। वस्तुनिष्ठ तरीके का क्या अर्थ है, जो वैज्ञानिक होता है कि आप जो अध्ययन कर रहे हैं उसके निर्णयों के बाद, उसके परिणामों के बारे में आप चाहे उससे सहमत हो या ना हो, लेकिन आपके अध्ययन उससे प्रभावित नहीं। वस्तुनिष्ठ का मतलब ये होता है कि मैं वो काम करूं, इस काम के करने के लिए मुझे कुछ कहा गया है, लेकिन उससे सहमत हूं या असहमत हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैज्ञानिक जब लेबोरेटरी में काम करता है तो वो इस पर अपना दिमाग नहीं लगाता मैं इससे सहमत हूँ असहमत हूँ, वो तो सिंपल साधारण तरीके कहता है कि मेरे को ये कहा गया है, इस पर मैं काम करूँ। तो ये दूसरी बात महत्वपूर्ण, ये वस्तुनिष्ठ या वैज्ञानिक होते हैं। और तीसरी बात वो है व्यक्ति को महत्व। देखिए, जो परंपरागत सिद्धांत है वो परंपरागत सिद्धांत देने वाले कभी भी व्यक्ति के महत्व को इंगित नहीं करते, वो ग्रुप को करते हैं हमेशा, समूह को। प्लेटो से लेकर कार्ल मार्क्स तक जितने भी विचारक हुए हैं उन सब ने सामूहिकता पर जोर दिया है, सामूहिक एक्शन पर, व्यक्ति पर जोर नहीं दिया। प्लेटो कभी किसी व्यक्ति की बात नहीं करता, वो सिर्फ ये बताता है कि व्यक्ति में 3 तरह के गुण होते हैं, लेकिन व्यक्ति आदर्श राज्य बनाएगा ऐसा नहीं है, वो समाज बनाएगा आदर्श राज्य, एक विशेष प्रकार की शिक्षा बनाएगा, उस शिक्षा में देखेगा कौन कौन किस योग्य है, फिर उसमें से एक दार्शनिक राजा बनेगा। कोई अकेला व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, कोई रिवोल्ट नहीं कर रहा है। अकेले व्यक्ति का महत्व जब आता है वो आता है 1789 के बाद, फ्रांसीसी क्रांति का जो महत्व है, उसके बहुत से महत्व हैं। उसमें से एक ये भी है कि उसने कहा कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। तो स्वतंत्रता किसकी, व्यक्ति की। समानता किनकी, व्यक्तियों के मध्य की। तो व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना या व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करना फ्रांसीसी क्रांति से आरंभ होता है, मोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर। तो आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण में, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में व्यक्ति को महत्व दिया, वो परिवर्तन कर सकता है, उसको राज्य से लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसका विकास कैसे होगा, इन सब बातों पर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत कंसंट्रेट करता है। जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी है उसमें
को महत्व नहीं। चलिए, ये आपकी हो गई विशेषताएं। अब इसमें जो मैंने पहले उसमें बताया था, पद्धति कौन सी काम में लेते हैं, किस तरह से ये शोध करते हैं, वो है पद्धति, वो है आगमनात्मक। या वैज्ञानिक मेथड इसे कहते हैं, या आगमनात्मक पद्धति। जो सबसे पहले अरस्तु ने जिसको थोड़ा बहुत काम में लिया था, उसके बाद में ये जिसे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं, वो इसी पर आधारित है। वो केवल डिडक्टिव नहीं करते, यानी सिद्धांत नहीं बनाता हवा में, वो यथार्थ में एक्सपेरिमेंट करता है, प्रयोग करता है, और प्रयोग के आधार पर जो निर्णय आते हैं, जो परिणाम आते हैं, उससे सिद्धांत का निर्माण करता है। ठीक है, अब हम आते हैं इस दृष्टिकोण का योगदान क्या है। सबसे पहला योगदान इसका यह है कि यह यथार्थ की राजनीति का अध्ययन करता है। अब देखिए, सबसे पहले मैकियावेली ने इसकी शुरुआत की थी। उसने भी शुरुआत तो यही की थी। उसने जो उसके बारे में कहते हैं हम कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था, या मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का पिता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने यथार्थ की राजनीति का अध्ययन किया। उसने यथार्थ में, जैसे उसने कहा, जैसा मैं देख रहा हूँ लोग कैसे व्यवहार करते हैं, उसका बहुत ही लोकप्रिय फेमस स्टेटमेंट है कि व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को भूल जाता है, लेकिन वह अपने पिता के धन को नहीं भूलता किसने लिया है। हत्यारे को माफ कर देगा, लेकिन जिसने उसके पिता के धन लिया उसको माफ नहीं करेगा। ये व्यक्ति की प्रकृति है। कहाँ से मालूम पड़ी उसको? उसने कहा ऐसा मैं लोगों को देखता हूँ, एम्पिरिकल स्टडी करके। उसको स्वप्न में नहीं आया, ये उसने लोगों को देखा, उसके आधार पर ये निर्णय लिया। तो वो पहला व्यक्ति है जिसने यथार्थ की राजनीति का अध्ययन किया। तो सिद्धांत नहीं बनाया कि व्यक्ति अच्छा होता है कि बुरा होता है, या प्राकृतिक दशा में पहले कैसा था और बाद में कैसा हो गया। जी ऐसे हैं लोग। उसको बाद में हॉब्स आगे करता है, ठीक हो। लेकिन हॉब्स में और मैकियावेली में अंतर क्या है कि मैकियावेली तो सिर्फ देखकर बताता है, हॉब्स उसका एक साइंटिफिक रीजन भी बता देता है, वैज्ञानिक तरीका कारण बताता है। वो हम देखेंगे हॉब्स पढ़ते समय। तो सबसे बड़ा योगदान आधुनिक दृष्टिकोण का या आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का यह है कि यह यथार्थ की राजनीति का अध्ययन करते हैं, जिसका कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में पूर्णतः अभाव रहा था। ठीक है। दूसरी बात है अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन। अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इससे पहले माना जाता था कि राजनीति से ही तय होती है। राजनीति क्या है और कैसी होगी, ये राजनीतिक तत्व जो है उन्हीं से ये बनती है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत ने पहली बार ये सिद्ध किया और ये ऐसे अध्ययन को बढ़ाया जो ये मानते हैं कि राजनीति केवल राजनीति से तय नहीं होती, राजनीति दूसरे तत्वों से तय होती है। इसमें सबसे बड़ा योगदान कार्ल मार्क्स का है, जिसने कहा था कि राजनीति अर्थशास्त्र, आर्थिक जो गतिविधि है उससे तय होती है। तो उसने बेस स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर दो दिए। तो बेस स्ट्रक्चर वो है जो आर्थिक गतिविधियां हैं, तो आर्थिक गतिविधियों से सुपर स्ट्रक्चर तय होता है। तो इसलिए आर्थिक गतिविधियां अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन को बढ़ावा देती है। अगर आप मानेंगे कि राजनीति आर्थिक गतिविधि से तय होता है, तो फिर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करो पहले। कोई कहता है कि जो वेबर वगैरह जो थे सोशोलॉजिस्ट, वो कहते हैं समाज से तय होती है, समाज का करो। कोई कहता है कि नैतिकता से तय होती है, तो नैतिकता का अध्ययन करो। तो आधुनिक दृष्टिकोण में ये इसका महत्वपूर्ण योगदान है कि राजनीति के अध्ययन को इन्होंने एक अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन बनाया। ठीक है।
तीसरा है अध्ययन की नई अवधारणाएं। इन्होंने नई अवधारणाएं दी जो इससे पहले प्रचलित नहीं थी 2000 वर्षों तक। आप देखेंगे 2000 वर्षों तक लगभग एक ही प्रकार की अवधारणाएं रही है। राज्य जब जब ये नहीं, शुरू में भी थी, जब भी अवधारणा कोई आई फिर बाद में वही रह गई। ये संप्रभुता आई तो संप्रभुता रह गई बाद तक, राज्य आए तो राज्य चलता रहा, अधिकार आए तो अधिकार ही चलता रहा। उसकी व्याख्या अलग अलग होती रही लेकिन शब्द वही काम में आता था। स्वतंत्रता, न्याय, समानता, नागरिकता, ये सब वही अवधारणा है जो प्लेटो अरस्तु के समय से चल रही किसी न किसी प्रकार से। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में नई अवधारणा आई जो इससे पहले कभी काम में नहीं आई, जैसे राजनीतिक व्यवस्था, जैसे प्रकार्यात्मक अध्ययन, स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, सिस्टम, राजनीतिक विकास, राजनीतिक पतन, राजनीतिक संस्कृति, ये सब नई अवधारणा है जो इससे पहले कभी काम में नहीं आई थी। तो इन्होंने राजनीति के अध्ययन को रिच किया, इसको अच्छा बनाया और बड़ा बनाया, जिसमें नई अवधारणाएं सामने आने। तो ये इसका बहुत बड़ा योगदान है। और ये ऐसी अवधारणाएं जो आज भी काम में आती है, यानी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के बाद भी चले गए हम, तब भी हम इन अवधारणाओं को छोड़ नहीं पा रहे। कुछ न कुछ कहीं न कहीं वो याद हमारे काम में आती है। अब चलिए अंत में हम बात करते हैं सीमाओं की। ये तो आधुनिक दृष्टिकोण था, कैसे आया, क्यों आया, कौन लोग थे जो लेके आए, विशेषताएं क्या थी, का योगदान क्या था, और अंत में हम ये करेंगे इनकी सीमाएं क्या है। इसमें देखिए आप, पहली सीमा है नैतिक मूल्यों का अभाव। क्या राजनीति बिना नैतिक मूल्यों के संभव है? आप देखेंगे कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की समाप्ति जब होती है, कुछ हद तक मानते हैं हम समाप्ति, या जैसे व्यवहारवाद की समाप्ति होती है, उत्तर व्यवहारवाद आता है, तो सबसे पहला प्रश्न यही उठाया जाता है कि इसमें नैतिक मूल्यों का अभाव था। क्या राजनीति में जो अध्ययन कर रहे हैं उनका ये कर्तव्य नहीं है कि वो अपने मूल्य स्पष्ट करके सही मूल्यों का समर्थन करें? अमेरिका में ये हुआ कि वियतनाम युद्ध हो रहा है। अब वियतनाम में अमेरिका को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए युद्ध करने के लिए इतनी दूर? क्या राजनीतिक वैज्ञानिकों का ये कर्तव्य नहीं है कि उस पर अपने विचार व्यक्त करें? वो सिर्फ अध्ययन कर रहे हैं अपने अपने स्टेट का, छोटी छोटी बातों का, जिसका कि समाज में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चुनाव क्यों जीता और वो चुनाव क्यों जीता और इसके जीतने के क्या कारण थे और उसके जीतने के क्या कारण थे, इससे क्या मतलब हुआ? इसलिए यह है कि अमेरिका को वियतनाम में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसमें आप अपनी स्टैंड क्लियर करो और फिर उसका समर्थन करो जो आप जिसके प्रति आप कमिटेड हो। तो ये पहली आलोचना की गई कि नैतिक मूल्यों का अभाव। अगर राजनीति नैतिक में नहीं है तो फिर राजनीति का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि राजनीति का अर्थ ही है कि मूल्यों को स्थापित करना। भाई आप लोक कल्याणकारी बनाना चाहते हैं या केवल स्टेट को मजबूत बनाना चाहते हैं, ये भी तो एक मूल्य है। आप कोई स्टैंड ही नहीं ले रहे हो, ना तो इधर हो ना उधर हो, फिर आपकी पॉलिटिक्स का क्या मतलब है? तो नैतिक मूल्यों का ये अभाव रहता है, इसलिए इसकी आलोचना की गई। दूसरा है यह यथास्थितिवादी है। बहुत बड़ा आरोप लगता है। ये सिर्फ ये बताते हैं व्यवहार यथार्थ की राजनीति का अध्ययन करके कि राजनीति क्या है। जैसे आज भी होता है, चुनाव हुए, अब चुनाव हुए में, अभी हरियाणा के चुनाव हुए हमारे, अब उसमें विवाद कर रहे हैं, आप वीडियो देखो, ये जीत क्यों जीता, इसलिए क्यों जीता। अरे भाई ये जीतना सही था गलत था ये तो बताओ। ये नहीं बोलता कोई, ये तो सिर्फ उनके प्रवक्ता बोलेंगे। कांग्रेस का प्रवक्ता कहेगा गलत है क्योंकि जीतने से बड़ा गड़बड़ होगा, फिर भाजपा कहेंगे देखो हमारे हम तो सही काम कर रहे थे। जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, राजनीति विज्ञानी, ये तो बता रहे हैं कि इसमें स्विंग हो गया, वोट इसने इसको दे दिए, और ये एक जाति बना, बहुत सी जातियां हो गई थी, फलाना राजनीतिक दल में झगड़े थे, ये सब बता दिया। अच्छा ठीक है, अब आप ये बताइए सही हुआ गलत हुआ, अब किसके साथ हो, कौन सी नीति के साथ हो?
ये नहीं बोलेंगे। तो आप ये नहीं बोलोगे तो फिर आप यथास्थितिवादी हुए ना, जो हो रहा है उसको आप स्वीकार, उसको एक्सप्लेन कर रहे हो बस। आप तो चेंज चाहते ही नहीं हो, आप चेंज में रिस्क लेनी पड़ती है, वो आप रिस्क लेना नहीं चाहते। तो वो कह रहा है ये आधुनिक, जबकि पुराने जितने भी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे उनका एक स्टैंड था। मार्क्स कहता था मेरा स्टैंड है राज्य खत्म होना चाहिए, उसका एक स्टैंड था। अब खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है उससे मतलब नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना खत्म होना चाहिए। आदर्श समाज तब बनेगा जब ये राज्य खत्म होगा। प्लेटो कहता है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे, राजा दार्शनिक और नहीं होंगे, समाज अच्छा नहीं होगा। ये उसका स्टैंड था कि आप आलोचना करो, उसके समर्थन में आओ, लेकिन उसने एक स्टैंड लिया ना पॉलिटिकल थियरिस्ट ने। यहाँ तो कोई ले ही नहीं रहा, ये तो दोनों में आ नाम भर देते हैं। इसलिए ये यथास्थितिवादी है, जो कि बहुत गलत है पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए। तीसरा और अंतिम है कि इसमें बृहत सिद्धांत का अभाव है। ग्रैंड थियरी जिसे कहा जाता है, ग्रैंड थियरी का अभाव है। ग्रैंड थियरी का अर्थ क्या हुआ? जो पॉलिटिकल थियरिस्ट थियरी बनाते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि प्लेटो का ग्रैंड थियरी का सिद्धांत था कि एक आदर्श राज्य वो होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वर्ग अपने अपनी प्रकृति के अनुरूप कार्य करे। ये इट्स ए ग्रैंड थियरी। रूसो ने कहा कि राज्य आदर्श वह होता है जो सामान्य इच्छा पर आधारित हो। ये ग्रैंड थियरी हो गई। ऐसी कोई ग्रैंड थियरी तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो छोटे छोटे जगहों पर कम स्पेस उनका अध्ययन कर रहे हैं। चुनाव की क्या ग्रैंड थियरी? भारत में कोई ग्रैंड थियरी नहीं, सिवाय इसके जो रजनी कोठारी ने थोड़ी सी बनाई थी कि जाति का राजनीति में क्या फर्क पड़ता है। इसकी एक सिद्धांत बनाए जो एक कहते हैं इंटरमीडिएट थियरी है कि जाति का राजनीतिकरण हुआ है, राजनीति का जातिकरण नहीं हुआ है। ये उसका सिद्धांत है। अब ये सिद्धांत बिल्कुल अच्छा सिद्धांत है, लेकिन ये मिडिल रेंज का है। ये इंटरनेशनल लेवल पर इसको लागू नहीं कर सकती, क्योंकि जाति सब जगह होती नहीं। सिद्धांत का क्या करें, कहाँ लागू करें इसको? तो ऐसा कोई सिद्धांत हम नहीं बना रहे जो थ्योरेटिकल सिद्धांत हो, जो बृहद सिद्धांत हो। एक ही सिद्धांत बना है भारत की तरफ से, मैं मानता हूँ 2 बने आज तक मेरे हिसाब से। एक तो है भारत में धर्म की अवधारणा। धर्म की अवधारणा एक यूनिक है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। इट इज समथिंग यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन फिलोसफी, जो रिलीजन नहीं है, कुछ और है। क्या है, इस पर बहस होती रहती है। दूसरा है गांधी जी का दिया हुआ सत्याग्रह, कि ये एक अलग प्रकार का अहिंसा का उपयोग करके विरोध कैसे किया जाए बड़ी सत्ता का एक नई टेक्निक और नई फिलोसफी उन्होंने दी जो उससे पहले नहीं थी। ये है ग्रैंड थियरी। लेकिन सामान्यतः आधुनिक दृष्टिकोण में ग्रैंड थियरी, ये आपका आधुनिक दृष्टिकोण, आधुनिक परिप्रेक्ष्य या आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का चैप्टर है। ठीक है, समझ में आया? तो आप बताइए। आज इतना ही करते हैं। नमस्कार।